गांव का सभी पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी माताएं बहनें, गांव में जो है हमारे सारे गांव के वरिष्ठ नेतागण, बहुत ही जो है सबने जो यहाँ पे मिलजुल कर जो इतनी अच्छा ये जो आज कार्यक्रम किया है, मैं पूरे गांव को, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित करने का काम गांव की तरफ से हुआ है। किसी भी चुनाव में जब आपको चयन करना होता है तो किसी भी जनप्रतिनिधि का आकलन करने के दो ही पैमाने होते हैं, उस जनप्रतिनिधि का काम और उसका आचरण। आपने जब यहां से मौका दिया, मुझे आपसे यहां से आशीर्वाद मिला, सांसद के रूप में आपकी सेवा करने का जब मौका मिला था, तो आपने देखा था दिन रात मैं आपके बीच में रहकर मैंने अपने इलाके को विकास की तरफ आगे लेके जाने के लिए भरसक प्रयास किए थे। मैं केवल एक ही उदाहरण देना चाहता हूं शिक्षा का, और फिर अपने गांव का मैं देना चाहता हूं कि शिक्षा क्षेत्र में कोसली विधानसभा में उस समय आपके आशीर्वाद से हमारी सरकार थी, तो 18 शिक्षा के सरकार के संस्थान, उच्च शिक्षा के संस्थान, जिसमें कॉलेज, जिसमें गुरावड़ा कॉलेज, कोसलिया कॉलेज, ITI, जब बेरली की ITI हो, कोसली की ITI हो, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, तो जैनाबाद में बना, डुलाहिर में रीजनल सेंटर बना, भाटली में केंद्रीय विद्यालय बना। 18 उच्च शिक्षा के संस्थान कोसली में आए और कोसली के आसपास 2 यूनिवर्सिटी बनाने का उस समय काम हुआ था। मीरपुर में विश्वविद्यालय बना, महेंद्रगढ़ में विश्वविद्यालय बना, जबकि 2004 से पहले पूरे दक्षिण हरियाणा में कोई भी एक भी विश्वविद्यालय नहीं था। तो उस समय एक लक्ष्य लेके चले कि शिक्षा के अपने बड़े संस्थान बने। 18 अलग अलग संस्थान कोसली विधानसभा में आए और 95 स्कूलों को अपग्रेड करने का काम उस समय हुआ था, जिसमें जो है आपको याद होगा कि अपने गांव में भी, अभी जैसे गुजरात बता रहे थे गुजरात जी, कि अपने गांव में भी जब मैं 2009 में चुनाव, आपने यहां से मौका दिया, आपके बीच में मैं आया था, तो अपने +2 के स्कूल की जो मांग थी और सारे अधिकारी कह रहे थे कि इसकी नॉर्म्स पूरे नहीं है। पूरे गांव को याद होगा, मैंने कहा था कि भाई स्कूल का अपग्रेड यहाँ पे होना आवश्यक है। सभी जो है अपना, तो तभी तुरंत हमने स्कूल अपग्रेड कराने का हमने काम किया था, जबकि बच्चों की उस समय नॉर्म्स की कमी थी। इसके विपरीत इस सरकार के 10 साल में एक भी कोई स्कूल अपग्रेड तो कोसली क्षेत्र में कॉलेज या ITI या यूनिवर्सिटी, तो विश्वविद्यालय तो दूर की बात है, स्कूल अपग्रेड तो भी दूर की बात है। जो मौजूदा स्कूल थे उसको, सबसे ज्यादा स्कूलों को तोड़ने का काम, रेवाड़ी जिले में सबसे ज्यादा स्कूलों को डाउनग्रेड करने का काम इस मौजूदा सरकार ने किया है। आप, हाँ जी, यहाँ का भी कन्या स्कूल बंद कर दिया, यहाँ का भी कन्या स्कूल बंद हुआ है बता रहे हैं। तो आप देखो, तो यहाँ पे एक तरफ हमने 95 स्कूल अपग्रेड किए उस समय कोसली विधानसभा क्षेत्र में, 18 कॉलेज और ITI बनाए, और इन्होंने अपग्रेड की बात तो दूर है, स्कूलों को भी डाउनग्रेड करने का काम किया। केवल शिक्षा क्षेत्र की मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो पानी की पीने की डगियों की बात हो, चाहे अस्पतालों की बात हो, चाहे उस समय रेल की लाइन जो है आपकी मंजूर कराई थी, चाहे वो अपना 4 लेन हाईवे की बात हो, अपने गांव के अंदर, जिसमें अपने गांव के अंदर तहसील भवन, महिला चौपाट, पशु अस्पताल, आंगनवाड़ी, ये सारे उस समय जब आपने कहा, तो आपके बीच में जब आया तो आपने गांव में वेटनरी सर्जन भी जो आपने कहा, तो गांव के लिए मंजूर कराने का उस समय काम किया था। और जब भी कोई भी काम 24 घंटे आपके बीच में उपलब्ध रहे। नंबरदारी बीजेपी ने खत्म कर दी, आप बोल दो हमारी सरकार आएगी तो बहाल कर दी। हाँ जी, हाँ ठीक है भाई। और जब आपको याद होगा, आप जब भी बीच में आए, आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहे। गांव के बच्चों को एक बार झूठा केस मुकदमे में भी बच्चों का नाम आया था। गांव आपके जब भी मेरे पास आए, मैंने हमेशा अपनी तरफ से प्रयास किया गांव के लिए। और उस समय मैं, और अभी मौजूदा अगर आप सरकार देखें तो 10 साल की खट्टर सरकार में, खट्टर साहब को मुख्यमंत्री के 10 साल बड़ा लंबा समय होता है, लेकिन 10 साल में मात्र एक दिन वो कोसली विधानसभा क्षेत्र में आए, वो भी इन 5 साल में नहीं आए, पिछले प्लान में आए थे एक दिन कोसली में, और उसके बाद दोबारा आए ही नहीं। कहीं जाओगे नहीं तो कोई किस गांव में क्या समस्या है, क्या समाधान करना है आपको, यानी कि उस इलाके का दर्द ही नहीं है, उस इलाके के विकास की आपके दिल में कोई ऐसी रुचि नहीं है। 10 साल में मात्र एक दिन निकाल पाए। और जो मौजूदा सांसद रहे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, उनको यहाँ से आपने जब आशीर्वाद दिया, तो पिछले
आपने देखा इन 5 वर्षों में उनके पास धन्यवादी दौरे का भी उन्होंने समय नहीं निकाला, आया जाए उनकी कम रही, काम तो दूर की बात है, उनका आना भी उनका नहीं हो पाया, धन्यवादी दौरे का भी समय उन्होंने नहीं निकाला। तो मैं यही कहना चाहता हूं, किसी भी जनप्रतिनिधि को और किसी चुनाव में चयन करने के 2 ही पैमाने होते हैं, काम और एक उसका सार्वजनिक जीवन में आचरण, उसका व्यवहार। अगर काम और आचरण के कसौटी पे अगर आपकी आत्मा गवाही दे कि मैं खरा उतरता हूं, तो आप मुझे आशीर्वाद देना, मैं अपने पाला और मैं ये विश्वास दिलाता हूं, ये जो कई लोग जो ज्वाइनिंग है, एक बार मैं बोल लेता हूं, इसके बाद रामफल जी इसके बाद अपना जो है इसकी ज्वाइनिंग का कराएंगे, जो है अभी कहते हैं। तो मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि आपका ये आशीर्वाद मैं खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, आपका आशीर्वाद रंग लेके आएगा। केवल एक सांसद का आशीर्वाद इसको आप मत मानना, हरियाणा की सरकार को भी बदलाव, हरियाणा में भी बदलाव, आपका आशीर्वाद वाया दिल्ली, आपका आशीर्वाद चंडीगढ़ जाने का काम करेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आज पूरे प्रदेश में बदलाव का माहौल है। आज अगर आप चारों तरफ नजर उठा के देखें तो ऐसी स्थिति बन गई पूरे प्रदेश में, क्योंकि बीजेपी की सरकार 10 साल की, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में होगी। पढ़े लिखे बच्चे हर घर में बेरोजगार, बड़ी लंबी कतार बेरोजगारी की खड़ा कर दी। महंगाई ने हर घर का कमर तोड़ने का काम किया। नशे में बढ़ोतरी में देश में नंबर 1 हरियाणा आया, अपराध दर में देश में नंबर 2 पे हरियाणा आया, और आपस में जो है गरीब आदमी की इतनी जो स्कीम चल रही थी वो सरकार ने खत्म कर दी। 100 गज के प्लॉट की हमारे समय स्कीम चल रही थी, और मकान की स्कीम चल रही थी। मकान आते थे, जिसकी छत टपकती थी तो सहारा होता था सरकार की। मकान की स्कीम का नाम बदल दिया, लेकिन स्कीम खत्म कर दी। कागजों में लोगों को, आईडीओ में, पोर्टलों में, कागजों में उलझाकर मकान की स्कीम भी इन्होंने, सरकार ने समाप्त करने का काम किया। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने गए, कर्मचारियों पे लाठीचार्ज। सरपंच अपने अधिकारों के ले गए तो सरपंचों पे लाठीचार्ज। किसान एमएसपी की मांग लेके गए तो किसानों पे, जो उनके ये व्यापारियों ने अपनी मात रखी। तो आज कोई वर्ग हरियाणा प्रदेश में, हर वर्ग इस सरकार से दुखी हो गया। और पूरे प्रदेश में अगर आप जाएंगे, चारों तरफ एक ही आवाज आ रही है कि हरियाणा की ये बीजेपी की सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। और ये जो माहौल बना तो बीजेपी को भी पता चला कि इतनी नाराजगी हो गई, और इलेक्शन के बीच में बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदल दिया और अपने उप मुख्यमंत्री भी बदल दिए। अब जो नए मुख्यमंत्री बनाए उनके बारे में मैं ज्यादा कुछ कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि उनको अभी अवसर मिला। हालांकि जिला परिषद में उनकी जो अभी पीछे जो चुनाव हुआ था, उनकी धर्मपत्नी जी जो थी वो 4थे नंबर पे वो वहां पे रही थी, तो उनका अपना क्षेत्र में उनकी क्या स्थिति तो आप समझ सकते हैं 10 साल की सरकार के बाद। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री बदले, उनका तो मैं कह सकता हूं कि दुष्यंत चौटाला के साथ तो वही बनी जैसे अग्निपथ योजना में 4 साल के बाद रिटायर होके घर वापिस आ जाते हैं। इनको 4 नहीं 5 साल में रिटायर कर दिया। फर्क एक है, 4.5 साल में रिटायर कर दिया। फर्क एक है कि भाई अग्निपथ योजना वाले अग्निवीर जो वापिस आते हैं वो बिना पेंशन के वापिस आते हैं, और ये दुष्यंत चौटाला ने तो 7 पीढ़ी का पेंशन का जुगाड़ कर दिया सरकार में। और उसके बाद इनको, क्योंकि भ्रष्टाचार कहा था 5100 पेंशन, लेकिन केवल करा भ्रष्टाचार आपके सामने है। तो आज मगर मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, इलेक्शन के बीच में आप क्या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बदलेंगे? अब तो ये जनता है, जनता सरकार ही बदलने का काम करेगी पूरे प्रदेश में। पिछली बार आपको याद होगा बीजेपी का 75 पार का नारा था, लेकिन मात्र 40 पे बीजेपी रुक गई थी, और केवल 3900 वोटों का फर्क पूरे हरियाणा जैसे बड़े प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के वोट शेयर में 3900 वोटों का फर्क था। मात्र 3900 वोट ज्यादा आती। पिछली बार भी तो कांग्रेस पार्टी की ज्यादा सीट आती, सरकार बनती। और इस बार तो बीजेपी ने जिस तरीके से, और बीजेपी और जेजेपी ने प्रदेश को लूटने का काम किया, दोनों ने डबल इंजन से। लोग बदलाव चाहते हैं, निश्चित तौर से बदलाव होगा। आपकी सरकार आने वाले दिनों में कांग्रेस की सरकार बनेगी, और हमारा कांग्रेस पार्टी का हमारा संकल्प है, सरकार बनते कुछ काम करेंगे। मैं ये कहना, सबसे पहला काम, पहली कलम से देश में सबसे ज्यादा सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन हम करने का काम करेंगे, हमारा पहला काम। और उसके साथ साथ जो है
ताई 6,000 ताई की आएगी, 6,000 ताऊ की आएगी। तो 6,000 बुढ़ापा पेंशन करने का काम करेंगे। इसके साथ साथ हमारा संकल्प है कि किसान को एमएसपी की गारंटी, हर फसल पे एमएसपी की गारंटी, और जो है कर्मचारी, हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस का लाभ देने का काम करेंगे। महंगाई की कमर तोड़ने का काम करेंगे। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार की तर्ज पर हरियाणा में भी हम 300 यूनिट बिजली के फ्री देने का काम करेंगे, जैसे हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने करके दिखाया। इसी तर्ज पर हम जो 2 लाख सरकारी पद इन्होंने समाप्त कर दी, बीजेपी ने ये सरकारी नौकरी समाप्त करे जा रहे हैं। आज हरियाणा के अंदर 2 लाख पद समाप्त कर दिए, और बाकी पद बचे हुए बहुत से पद कौशल निगम के माध्यम से बिना रिजर्वेशन के, बिना पेंशन के, कच्ची नौकरी, सरकार खुद ठेकेदार बन गई और युवा पीढ़ी को बेरोजगारी के हवाले कर दिया इस सरकार ने। सीटी के और अपना पेपर लीक घोटालों के चक्कर काट के 5 साल तक कोई भर्ती हरियाणा के हो नहीं पाई, ऐसी स्थिति बन गई हरियाणा में। आज हमारा ये पहली कदम से ये जो 2 लाख पद समाप्त हुए हैं, 2-2.5 लाख पद, पहली कदम से इनकी पक्की भर्ती, पारदर्शी भर्ती और समयबद्ध भर्ती कैलेंडर के साथ, ताकि नौजवानों को आगे बढ़ने का, अपना युवा पीढ़ी को एक मौका मिले। तो हरियाणा के अंदर ये 2 लाख पद, और केंद्र के अंदर भी जो ये पद समाप्त किए, अगर ऊपर मौका मिलेगा तो केंद्र में भी ये 30 लाख पदों को केंद्र में भी हम बहाल करने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ ये जो हमारे गठबंधन का एक संकल्प है, ये फौज की कच्ची भर्ती के, हम अग्निपथ योजना के हाल से हम सहमत नहीं है। फौज की अग्निपथ ये कच्ची भर्ती जाएगी और हिंदुस्तान की फौज की पक्की भर्ती फिर से आएगी। क्योंकि देश की फौज है, ये देश की फौज है। इस देश की फौज ने हमेशा देश के तिरंगे को ऊंचा रखने का काम किया है, चाहे किसी की पार्टी हो। ये फौज दलगत राजनीति से ऊपर ये फौज हमेशा रही है। चाहे 1971 में इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, जब देश के दुश्मन पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर पाकिस्तान और बांग्लादेश का 2 टुकड़े करने का काम किया था फौज ने। चाहे उस समय तिरंगे को ऊपर रखने की बात रही हो, या 1999 में चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी और चाहे भाजपा की सरकार उस समय रही हो, लेकिन पाकिस्तान देश के दुश्मन का शीश करगिल में झुकाने का काम किया था तो इसी फौज ने किया था। इस देश की फौज ने कभी तिरंगे को झुकने नहीं दिया। इस देश की पार्टियां किसी की भी आई, सरकारें किसी की भी आई, इस देश की फौज ने हमेशा हमारा नाम ऊपर रखा। इस देश की फौज में क्या कमी थी कि ये जो बिना किसी मांग के, बिना घोषणा पत्र के ये 4 साल की भर्ती की योजना सरकार लेके आई, तो इसका हम इससे सहमत नहीं है। इसको वापस लेके जाए, इसको वापसी करके पक्की भर्ती का हम काम करेंगे। हाँ जी। तो अपन, और इसके साथ साथ एक जो कोसली हल्के के लिए जो हमने पिछली बार, जैसे मैंने कहा कि भाई अपने कोसली हल्के में जब आपने मौका दिया था तो मैंने प्रयास किया दिन रात लग के शिक्षा के क्षेत्र में और इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रेल और अपना शिक्षा के क्षेत्र। इस बार हमारा ये लक्ष्य है कि अगर मौका आपके आशीर्वाद से मिलता है तो औद्योगिक निवेश अपने कोसली क्षेत्र में हो। आईएमटी मानेसर की तर्ज पे, जैसे इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप जो औद्योगिक नगरी मानेसर है, आईएमटी मानेसर की तर्ज पर एक आईएमटी कोसली विधानसभा क्षेत्र में भी हम स्थापित करवाने ताकि अगली पीढ़ी को, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा अपना भविष्य अपने क्षेत्र में ही यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का निवेश हो, एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र की यहाँ पे स्थापना हो। ये हम संकल्प लेके चलेंगे हमारा। और भाई ये जो बीजेपी कहती है, इनका घमंड बहुत बढ़ गया, तानाशाही, भ्रष्टाचार के नए नए साधन इन्होंने ढूंढ लिए। वैक्सीन वालों से भी 450 करोड़, नहीं तो वैक्सीन वाले से कौन लेता है चंदा, लेकिन चंदा इन्होंने ले लिया वैक्सीन वाले से भी। इनका नारा दे दिया इन्होंने, जो देगा हमें चंदा उसको देंगे हम धंधा, नहीं तो हम मारेंगे ईडी का डंडा। और ये वैक्सीन वालों से भी 450 करोड़ ले लिया। अगर कोरोना वैक्सीन में कोई कमी नहीं थी तो आपने चंदा क्यों लिया, और अगर कमी थी तो वो वैक्सीन पूरे देश को आपने क्यों लगवाया। तो ये आज ये भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ गई ये सरकार तानाशाही की ओर कह रहे हैं बाबा साहब का संविधान हम तोड़ेंगे। मैं नहीं, आप बोलो। ये कह रहे हैं बाबा साहब का संविधान हम तोड़ेंगे
और ये हम आज ये संकल्प लेते हैं कि भाई बाबा साहब के संविधान को तो मार्च नहीं आने देंगे, बीजेपी का घमंड जरूर हम तोड़ेंगे, ये हम जरूर कहना चाहते हैं। तो ये और भाई एक और बात एक और हमारा जो घोषणा पत्र की एक बात रह गई, जो है आप माफ करना, जो पीछे बता रहे हैं हमारे घोषणा पत्र में कि जो हमारे हर परिवार की जो सबसे बड़ी हमारी महिला है, उसको हर परिवार की सबसे बड़ी महिला को अपना घर चलाने के लिए 1 साल में 1 लाख की गृह लक्ष्मी योजना, जो हमारी कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की सरकार जब थी, कर्नाटक की सरकार में हर जगह कांग्रेस ने जो लागू किया है, तो गृह लक्ष्मी योजना 1 लाख साल के यानी कि हर महीने के 8,500 रुपए हमारी घर की जो सबसे बड़ी महिला है उसको देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, जो हमारी जहाँ तो ये भी हमारे संकल्प है। तो अभी मैं एक मिनट पहले तो भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ पलावास गांव से, भाई आप सबसे पूरा गांव यहाँ पे है, भाई आपने सारी बात आपने देखी है, भाई आपने देखा, भाई विपक्ष में भी हम रहे, पिछली बार जो है चुनाव में मैं जरूर हारा, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी, मैं आपके बीच में सुख दुख में मैं फिर भी आता रहा, और जो जीत के गए वो तो धन्यवाद दौरे पे भी नहीं आया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई इस बार गांव का, भाई पालावास गांव वाला जिता के भेजोगे, भाई गांव से जिताओगे तो एक बार हाथ खड़ा करके बताओ सारा अपना, भाई ये तो भाई कमाल कर दिया। तो ये पहले ही हाथ खड़ा, पहले ही आशीर्वाद दे देते तो मैं इतना बोलता भी नहीं। तो मैं आपका पूरा गाँव, मैं भी विश्वास दिलाता हूँ कि भाई अब अपने गांव का आपका बहुत आशीर्वाद है। आपने जो है मेरे को मौका दिया था, एक छोटी सी उम्र में आपने मुझे सांसद बना के भेजा था, आपका बहुत आशीर्वाद है। अपने जीवन की अंतिम सांस तक पालावास गांव का कोई भी आदमी किसी काम से मेरे पास आएगा तो मैं अपनी जान लगा दूंगा, आपको विश्वास दिलाता